नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने ग्राम समाज विकास के सेगमेंट को शुरू किया हुआ है और उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर के माध्यम से आपने लेखपाल यानी जिसमें चकबंदी और राजस्व लेखपाल दोनों के बारे में जाना। खंड विकास अधिकारी के बारे में आप लोगों ने जाना कि खंड विकास अधिकारी के अधीनस्थ होता है ग्राम विकास अधिकारी, और ग्राम विकास अधिकारी जो है वो अपने कार्यों को संपन्न करता है प्रधान के माध्यम से, जो गांव का प्रधान नियुक्त होता है ना। और प्रधान का संबंध यानी प्रधान कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन का भाग है। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 सेगमेंट के ऊपर बात की हुई थी कि एक तो हम लोगों ने लेखपाल के ऊपर बात की, इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जानी जो एग्जाम में देखने को मिल सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जो बात करी लेखपाल के बाद, जिसमें हम लोगों ने जो थर्ड पॉइंट रहेगा आप लोगों का स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, और हमने बात करी थी खंड विकास अधिकारी। ठीक है, खंड विकास अधिकारी। तो लेखपाल और खंड विकास अधिकारी के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। यहां से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकते हैं या जो आए हुए हैं वो सारे आपके कहीं ना कहीं कवर हैं। बस अब जरूरत है कि आप उसको रिवाइज करें। कोई भी कंफ्यूजन रहे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर एंटर करें। अब हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्थानीय स्वशासन, जिसे आप लोग ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आप लोग संविधान में भी पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे तैयार करेंगे कि आपका ग्राम समाज विकास में भी तैयार रहे और आपको संवैधानिक रूप से भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, जरा एक छोटा सा ओवरव्यू समझें आप लोग। नाम से ही शुरू करेंगे कि स्थानीय स्वशासन का मतलब आखिरकार होता क्या है, वह टॉपिक का नाम ही है। ठीक है, उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी समितियां रहीं जो स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता से पहले या उसके बाद कार्यरत रही स्थानीय स्वशासन को लाने के लिए, क्योंकि वहां से प्रश्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नाम जो इसमें चर्चा में रहता है वो है बलवंत राय मेहता समिति। आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसके संदर्भ में और भी समितियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट खंड यहाँ पे एक और बनता है कि अनुच्छेद। कौन कौन से आर्टिकल में ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है गाइस कि आपके में फैक्चुअल प्रश्न है ना, कोई कंसेप्चुअल प्रश्न नहीं है। तो आप लोगों को फैक्ट तो बिल्कुल ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को लिखवा ही रहा हूं। जैसे जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे ये नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, हूबहू वैसे ही आपको समझते हुए अपने नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की बात करें। स्थानीय का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि जो स्थान विशेष के संदर्भ में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष की बात हो रही है। ठीक है, स्वशासन का मतलब होता है, अगर हम इसको टुकड़े में करें तो स्वयं शासन, स्वयं शासन करना। यानी अब शॉर्ट में समझ पाए तो स्थानीय विशेष के जो लोग हैं, स्थान विशेष के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा शासन को चलाना। एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं। तो आप यहां मेंशन करेंगे, देखिए एक शब्द होता है सुशासन। सुशासन यानी अच्छा शासन, जिसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं इंग्लिश में। अभी लास्ट मंथ दिसंबर में सुशासन दिवस मनाया गया, गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। तारीख क्या थी कमेंट सेक्शन करके कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। आइए अब एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या है। छोटा सा हेडलाइन दीजिए, स्थानीय स्वशासन क्या है। आप लिखेंगे जब किसी निश्चित स्थान विशेष पर, जब किसी निश्चित स्थान विशेष पर वहां के ही लोगों द्वारा, जो वहां के लोग हैं उनके द्वारा स्वनियंत्रण, विकास, समस्याओं का निदान या समाधान किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग स्थानीय स्वशासन। जैसे कि मैंने बताया कि पर्टिकुलर स्थान विशेष के लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जा रहा है, यानी वहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकास के संदर्भ में बात करनी है या जो भी स्वनियंत्रण करना है, समस्याओं का निदान या समाधान करना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के स्थान विशेष के लोग ही उसमें कार्यरत होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पे वो भली भांति परिचित हैं कि क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, है ना। फिर वो
उस स्तर पे आगे को प्रोसीड करेंगे, आगे यानी ऊपर अपर लेवल पे बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये समस्या है, इसके समाधान के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। तो आप लोग शॉर्ट में जान पाए कि स्थानीय स्वशासन का मतलब आखिरकार होता क्या है कि जब किसी निश्चित स्थान विशेष पर वहां के ही लोगों द्वारा स्वनियंत्रण विकास, समस्याओं का निदान व समाधान किया जाता है तो उसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जरा इसमें समझें कि स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता आखिरकार पड़ी क्यों। एक छोटा सा हेडलाइन दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों, है ना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक चीज समझिए कि देखिए, एक तो केंद्र में सरकार है, एक है केंद्र सरकार, ठीक है, एक है केंद्र सरकार, और मान लीजिए ये राज्य हैं, सब राज्य बटे हुए हैं, और राज्यों में जो सरकार है उसको बोला जा रहा है राज्य सरकार, ठीक है। ऐसा ना हो ताकि निरंकुश शासन रहे कि केंद्र सरकार जो भी कानून बनाए वही रहे और राज्य सरकार जो बनाए वो ना रहे, है ना, ऐसा नहीं है। तो राज्य सरकार के अंतर्गत, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी, कई खंड विकास बटे होते हैं, खंड में कई, एक जिला कई खंड में बटा होता है ना। तो यानी जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसका विकेंद्रीकरण हो सके, सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ताकि उस पावर का, उस शक्ति का सदुपयोग हो सके। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला पॉइंट बना के आप लोग लिखेंगे कि शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय स्वशासन अपनी आवश्यकता का प्रदर्शन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, किसके लिए, शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय स्वशासन अपनी आवश्यकता का प्रदर्शन करता है, ठीक है। देखिए, अभी तक जो लास्ट टाइम जो परीक्षा हुई, चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो या राजस्व लेखपाल हो, जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फैक्चुअल प्रश्न रहे, है ना, यानी फैक्ट, आपको फैक्ट देखने को मिले, यानी सीधा सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न कि लेखपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कानून को। लेखपाल अंतिम रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जिलाधिकारी। तो ये फैक्ट आपसे पूछा गया, लेकिन कोई सरप्राइज ना मिले तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी हमें तैयार होकर चलना है। परीक्षा हो जाने के बाद तो नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं है, तो पहले ही आपको तैयार होकर चलना है कि अगर ऐसा कोई सरप्राइज रहा तो हम लोग पहले से तैयार हैं, है कि नहीं है। तो वो कैसा प्रश्न हो सकता है, वो हो सकता है कंसेप्ट बेस पे। थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा जहां जहां हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। प्रश्न कैसे हो सकता है कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या ये प्रश्न हो सकता है कि स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों रही, उसके संदर्भ में विचार कीजिए। तो जब कुछ पॉइंट आप जाने रहेंगे तो हम उसके अनुसार आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जान पाए कि शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए इसकी आवश्यकता रही। उसके बाद निचले स्तर पर लोगों को अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं का बोध होता है, अतः उनकी भागीदारी से स्थानीय समस्याओं का निराकरण आसानी से किया जा सकता है। भाई, ये कोई गांव है और हमने बोला कि ये व्यक्ति है प्रधान, है ना। अब गांव के लोग ऐसे ही किसी व्यक्ति को तो नहीं जिता देंगे, भाई वो उससे भली भांति परिचित होंगे, तभी उसको अच्छा खासा वोट मिलेगा और वो जीतेगा। तो वो व्यक्ति जो प्रधान है, या जो जिला पंचायत बन रहा है, या बीडीओ बन रहा है, बीडीसी बन रहा है, वो कहीं ना कहीं उस गांव से भली भांति परिचित है ना, वहां की समस्याओं से परिचित है। तो वही लाइन आप समझ रहे हैं कि निचले स्तर पर, यानी जो गांव का स्तर है, लोगों को अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं का बोध होता है, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, उसका कैसे निराकरण करना है, अतः उनकी भागीदारी से स्थानीय समस्याओं का निराकरण आसानी से किया जा सकता है कि नहीं है। भाई, अब आप खुद सोचें, मुख्यमंत्री जी हर पर्टिकुलर गांव, हर पर्टिकुलर घर में तो विजिट नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है, इतने सारे कार्य होते हैं। तो वो कार्य कौन करेगा, जो निचले स्तर पे है, प्रधान हो गए, बीडीसी हो गए, ये सारे लोग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे आप लोग कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाने से ऊपर के न्यायालयों का बोझ कम हो जाता है। भाई, कोई समस्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर समस्या कोर्ट में पहुंचेगी। अगर निचले स्तर पर ही, प्रधान के लेवल पर ही वो मामला सॉर्ट आउट हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। आप वही लिखा हमने कि समस्याओं का समाधान हो जाने से ऊपर के जो न्यायालय हैं उनका बोझ कम हो जाता है और अनावश्यक धन व्यय नहीं होता, ठीक है जी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनकी आवश्यकता देखने को मिली स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें।
अब स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। स्थानीय स्वशासन की विशेषता क्या क्या है, एक छोटा सा हेडलाइन देंगे आप लोग, स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं, है ना। अब सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली जो विशेषता है कि निश्चित स्थानीय क्षेत्र, पहली जो इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी कि निश्चित स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में बात होगी। यानी पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में शासन की बागडोर पूर्णता कुशलता के साथ संभाली जा सकती है। भाई जो छोटा क्षेत्र है वहां पे अगर प्रधान लेवल पर है कोई व्यक्ति तो वो आराम से उस शासन को संभाल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पे XYZ उसको करना है कि नहीं है। उसके बाद छोटा क्षेत्र होने पर विकास के कार्यक्रमों का कुशलता के साथ क्रियान्वित किया जा सकता है। यानी जो छोटा क्षेत्र होगा तो जो भी विकास के कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसको अच्छे से क्रियान्वित किया जा सकता है। आप ये नोट करेंगे, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए इसको। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सभी अपनी समस्याओं को आसानी से रख सकते हैं। भाई हर व्यक्ति तो CM आवास नहीं जा सकता, है ना, वो अपने प्रधान से मिल लेगा, जो भी उसके क्षेत्र विशेष में जो भी अधिकारी है, आला अधिकारी वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनसे जाके मिलेगा, अपनी समस्या जो भी रहेगी उसका समाधान कर सकता है कि नहीं है। तो आप इसको नोट करें कि स्थानीय स्वशासन की विशेषता के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निश्चित स्थानीय क्षेत्र, यानी छोटे क्षेत्र की बात हो रही है। अगर छोटा क्षेत्र रहेगा तो विकास को आगे बढ़ाना, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहली विशेषता तो आप लोग ये जान पाए। उसके बाद लोकतंत्र की पाठशाला, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये लोकतंत्र की पाठशाला। ठीक है, देखिए फिर वही मैं उदाहरण दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जैसे प्रधान है, वो फर्स्ट टाइम प्रधान बना, वो जनता की सारी समस्याओं से अवगत है उस क्षेत्र विशेष की। धीरे धीरे वो राजनीति को सीख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है कि कैसे उसको आगे विकास के कार्यों को बढ़ाने के लिए सकारात्मक परिवर्तन करने हैं, है ना। उसके बाद वो आगे चल के अपर लेवल के इलेक्शन लड़ सकता है, जिला पंचायत के लड़ सकता है ना। इसी तरीके से अब जैसे एक नाम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अब्राहम लिंकन। इन्होंने कहा था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये कथन किसका है? ये अब्राहम लिंकन का है, ध्यान रखेंगे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे एक समय पे, ठीक है। तो उनके द्वारा ये कथन दिया गया था कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र की पाठशाला है, तो अब इसके संदर्भ में पॉइंट लिखेंगे कि स्थानीय स्वशासन निचले स्तर पर राजनेताओं के लिए प्राथमिक विद्यालय की भूमिका निभाता है। प्राथमिक विद्यालय की भूमिका निभाता है, इसलिए इसको पाठशाला कहा जा रहा है, लोकतंत्र की पाठशाला, ठीक है। ताकि वहां किस तरीके से कार्य करना है वो सारी चीजों को सीखता है और फिर उसी को आगे चल के क्रियान्वित करता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखनी है। जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए, क्लियर है? यहां तक नोट कीजिए इसको, लोकतंत्र की पाठशाला, ये दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट पॉइंट, जो अगली विशेषता है उसके ऊपर बात करते हैं। सरकार और जनता के बीच की कड़ी। स्थानीय स्वशासन, मान लीजिए ये सरकार है और ये जनता है। भाई या तो जनता डायरेक्ट सरकार से कोऑर्डिनेट करे, अब ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति जो भी जनता में है वो हर व्यक्ति सरकार के पास पहुंचा रहे, तो उसके लिए स्थानीय स्वशासन कहीं ना कहीं बीच में एक मध्यस्थता का रोल प्ले करता है। स्थानीय स्वशासन तो यानी व्यक्ति, अब जो जनता है वो डायरेक्ट यहां ना जाके डायरेक्ट किसके पास जाएगी? अपने जो भी उसके संबंधित अधिकारी हैं उनके पास जाके, है कि नहीं है? तो यहां का भी कार्य कहीं ना कहीं आसान हुआ। तो यही लाइन आपने लिखी कि सरकार और जनता के मध्य की कड़ी, यानी आप लिख सकते हैं कि सरकार को स्थानीय समस्याओं से परिचित कराना और योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करना, ये आप लाइन इसमें मेंशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच की कड़ी है स्थानीय स्वशासन, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये तो आप लोगों ने बात की, आप लोगों ने समझा कि स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों रही और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं।
अब हम लोग थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करते हैं कि इसकी शुरुआत जो हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या इतिहास में, प्राचीन इतिहास में कहीं इसका वर्णन है इसके बारे में, है ना, उससे संबंधित कौन कौन सी पुस्तक हैं जहां से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। टारगेट रहेगा फैक्चुअल पे ज़्यादा, है ना, जहां पे कंसेप्ट की बात रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान रखेंगे। अब जरा एक चीज समझिए, हेडलाइन दीजिएगा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। हेडलाइन देंगे स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। अगर हम लोग स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसका वर्णन कहां देखने को मिलता है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट बनाकर कि इसका प्रथम उल्लेख, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखिएगा, स्थानीय स्वशासन का प्रथम उल्लेख वैदिक काल में सभा और समिति के रूप में देखने को मिलता है। स्थानीय स्वशासन का प्रथम उल्लेख वैदिक काल में सभा और समिति के रूप में देखने को मिलता है, यानी जो सभा है वो निचले स्वशासन के रूप में इसका वर्णन करती है, सभा जो है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहां बन सकता है कि स्थानीय स्वशासन का वर्णन सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है, तो वैदिक काल में, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात करें कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्या कोई पुस्तक रही, बिल्कुल रही। तो दूसरा पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे कि कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, ये पुस्तक का नाम है गाइस अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई, जहां पे स्थानीय स्वशासन से सर्वाधिक प्रजाहित संभव हो सका, इन्होंने अपनी पुस्तक में मेंशन किया। आप लोग नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वशासन से सर्वाधिक प्रजाहित संभव हो सका, या सर्वाधिक प्रजाहित संभव हो सका, वैसे करके मेंशन करें। तो कौटिल्य की पुस्तक में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। अब उसके बाद सारे कार्य चल ही रहे हैं। अब 1864 का समय आता है जहां पे आपको ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे कि 1864 में भारत सरकार के द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस कि भारतीय सरकार के द्वारा स्थानीय स्वशासन को कब मान्यता प्रदान की गई, तो ये ईयर आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ष 1864, 1864 से इसको मान्यता प्राप्त हो गई, अभी लागू नहीं हुआ है, मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि 1870 में, यानी ठीक 6 साल बाद 1870 में लॉर्ड मेयो, ये नाम ध्यान रखना है आप लोगों को, लॉर्ड मेयो द्वारा स्थानीय स्वशासन को वित्तीय और कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान किया गया, लॉर्ड मेयो के द्वारा। देखिए दो टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, मान्यता कब प्रदान की जा रही है, भारत सरकार के द्वारा, तो 1864 में। अगर बात करें लॉर्ड मेयो नाम अगर आप देख पा रहे हैं जहां पे वित्तीय और कार्यात्मक रूप से इसको स्वतंत्रता दे दी जा रही है स्थानीय स्वशासन को, तो वो ईयर है 1870, ठीक है, 1870। क्लियर है यहां तक? हम बिल्कुल सिक्वेंसली आगे बढ़ रहे हैं, इसको नोट कीजिए एक एक पॉइंट को कि प्रथम उल्लेख कहां है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में भी इसका वर्णन है, भारत सरकार द्वारा मान्यता दे दी जा रही है 1864 में, और 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा इसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वित्तीय और कार्यात्मक स्वतंत्रता भी इसको प्रदान की जा रही है। क्लियर है यहां तक? इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब 1882 लॉर्ड मेयो के बारे में हम लोग जान पाए। ये जो मैंने ईयर आप लोगों के लिए निकाले हैं ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। अब 1882 में लॉर्ड रिपन आ रहे हैं, लॉर्ड रिपन नाम ध्यान रखना है आप लोगों को। लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता देते हुए इसे तालुका बोर्ड या उपखंड कह सकते हैं और जिला बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब प्रस्ताव पारित हो रहा है, पहले क्या था कि स्वतंत्रता देने की मान्यता दे दी गई, ठीक है, भारत सरकार ने मान्यता दी, लॉर्ड मेयो ने वित्तीय कार्यात्मक रूप में मान्यता दी। अब उसके संदर्भ में प्रस्ताव पारित हो रहा है, और प्रस्ताव कौन पारित कर रहा है? लॉर्ड रिपन 1882। आप लिखेंगे कि लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता देते हुए इसे तालुका बोर्ड, जिसको उपखंड भी कहते हैं, और जिला बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, और इसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। 1882 ये ईयर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है जी।
स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नाम दे देगा आप लोगों को, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, समझेंगे ऐसे करके। आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड रिपन वो व्यक्ति रहे जिन्होंने इसको कहीं ना कहीं इसके प्रस्ताव को पारित करवाया और इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा नाम आया है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मील का पत्थर, या वो घोषणा पत्र या वो अधिकार पत्र। ठीक है, इतिहास में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा की संधि। कई बार प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इसको नोट करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैग्ना कार्टा की संधि, मैग्ना कार्टा की संधि कब हुई? ईयर बता देंगे तो बहुत अच्छा है, बाकी सॉरी डेट के साथ बता देंगे तो बहुत अच्छा है, बाकी ईयर भी बता देंगे तो बहुत है। 99.99% ईयर ही देखने को मिलता है परीक्षा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए 1882 में लॉर्ड रिपन हो गए। उसके बाद 1907 यानी 1907 में हॉब हाउस, जैसे लॉर्ड रिपन है ऐसे एक हॉब हाउस रहे। हॉब हाउस की अध्यक्षता में विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई, यानी शाही आयोग जिसको कहा गया। ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने। ठीक है, कि विकेंद्रीकरण आयोग, या सिंपल सा प्रश्न रहेगा शाही आयोग की स्थापना कब की गई? कब की गई? 1907 में, या आप कह सकते हैं कि केंद्रीय आयोग, या तो आपके सामने लिखा होगा शाही आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, हॉब हाउस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉब हाउस की अध्यक्षता में विकेंद्रीकरण आयोग या शाही आयोग की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1907। ये ईयर भी आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अब आया 1919 का समय। देखिए यहाँ पे हम पूरा इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री विषय नहीं पढ़ रहे हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्या ऐतिहासिक मामला है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। अब देखिए 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में वर्णित किया गया। अब ध्यान रखेंगे 1919 का मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो 1919 का अधिनियम रहा उसमें हस्तांतरित विषय में इसको डाला गया। हस्तांतरित विषय में इसको डाला गया, किसको? स्थानीय स्वशासन को। ठीक है, तो आप लोग ने देखा 1919 का जो अधिनियम रहा, द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम में शुरू हो रही है। द्वैध शासन यानी दोहरा शासन, उसमें एक सेगमेंट था हस्तांतरण विषय, जिसको हस्तांतरित किया जा रहा है, उनमें स्थानीय स्वशासन का भी नाम था। तो स्थानीय स्वशासन को 1919 के अधिनियम में किस में एंटर किया गया, किस में डाला गया? हस्तांतरित विषय के रूप में इसको वहां पे एंटर किया गया। क्लियर है यहां तक? 1919 का अधिनियम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो अधिकांश या सबसे बड़ा भाग आप कह सकते हैं जो संविधान में वर्णित है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट मेंशन करेंगे कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया गया। अब ये राज्य के अधीन आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1935 भारत शासन अधिनियम। पूरा नाम आप मेंशन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, हम ऐसे कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा क्या किया गया? राज्य के अधीन कर दिया गया। राज्य के अधीन कर दिया गया। किसको कर दिया गया? स्थानीय स्वशासन को। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1935। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, ये तो अभी जो आप लोगों ने जाना वो स्वतंत्रता से पहले का मामला था सारा। 1935 के अधिनियम में राज्य के अधीन कर दिया गया।
अब जब भारत स्वतंत्र हो रहा है, भारत जब आजाद हो जा रहा है, अब उसके बाद स्थानीय स्वशासन का क्या मामला रहा उसको समझते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहां पे स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन है। ठीक है, संविधान में ग्राम पंचायत, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है। अभी बात करेंगे इसके ऊपर। पहले एक हेडलाइन दीजिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन। एक छोटा सा हेडलाइन देंगे आप लोग, स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन। अब इसमें पहला पॉइंट समझिए, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे आप लोग, श्रीमन नारायण के सहयोग के द्वारा नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया। स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया किसमें? अनुच्छेद 40। यहीं पे ग्राम पंचायत का भी उल्लेख है, ग्राम पंचायत का उल्लेख आप मेंशन करेंगे इसमें कि श्रीमन नारायण के सहयोग के द्वारा, किसके सहयोग के द्वारा स्थानीय स्वशासन का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में किया गया? श्रीमन नारायण, आपको नाम ध्यान रखना है। आर्टिकल 40 में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन को वर्णित किया गया। इसमें और किसका प्रावधान है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। सिंपल सा प्रश्न आता है गाइस कि ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 40, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, महात्मा गांधी के विजन को पूरा करने और निचले स्तर पर स्वशासन मजबूत करने के लिए 2 अक्टूबर, ये डेट ईयर के साथ आपको ध्यान रखनी है, 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, 5 स्टार रेटिंग में दे रहा हूं इसको। 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये शुरू किया जा रहा है। अंततः ये फेल होता है, ये सफल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके पीछे क्या कारण रहा वो भी हमें जानना है। देखिए, महात्मा गांधी का सपना रहा कि भाई जितने भी निचले स्तर हैं, है ना, जहाँ पे सुदूर क्षेत्र हैं, जहाँ पे स्वशासन नहीं पहुँच पा रहा है, तो यानी उसको मजबूत बनाने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रश्न कैसे रहेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया कब? डेट रहेंगी 2 अक्टूबर 1952, ये ईयर के साथ डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में आपको मेंशन करना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस कार्यक्रम में अधिकार केवल अधिकारियों को ही प्रदान किए गए। ठीक है, ग्रामीणों को इसमें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। जैसे प्रधान हो गए, बीडीसी हो गए, जो निचले स्तर पे जो अधिकारी हैं, लेखपाल हो गए, यानी आप समझेंगे इस चीज को आगे चल के कि उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। अब भाई जो अपर लेवल पर है वो ग्राउंड स्तर पे आके सारी चीजों को नहीं संभाल सकते हैं, है ना भाई। एक कार्य हो तो ठीक है, लेकिन कई सारे कार्य होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। प्रश्न कैसे रहेगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने का कारण क्या रहा कि जो भी इस कार्यक्रम में अधिकार रहे वो केवल अधिकारियों को दिए गए, ग्रामीण वासियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया या ग्रामीण अधिकारियों को उनसे वंचित कर दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आप लोग नोट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हुआ क्योंकि मामला था कि जितने भी अधिकारी हैं उन्हीं को सारे पावर दे दी गई है ना। तब एक व्यक्ति आए जिनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में, वो है बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता, इनकी अध्यक्षता में ये 5 स्टार रेटिंग में दूंगा गाइस इसको। ठीक है, बलवंत राय मेहता, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है, उसका गठन किया जाता है और ये बताते हैं कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो फेल हुआ है उसके पीछे कारण क्या है और हम कैसे स्थानीय सुशासन को मजबूत बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इस समिति का सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस समिति का गठन 1956 ईस्वी में किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन वो फेल हो गया। 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया, फाइनली फेल हुआ। फिर 4 साल बाद, यानी 4 साल लगभग कार्य हुआ होगा उसमें, लेकिन नहीं चला। फिर इस समिति का गठन हो रहा है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हो रहा है 1956 में। और ये समिति क्या करती है, इस समिति ने 1 वर्ष पश्चात यानी 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1 साल ऑब्जर्व किया कि कहाँ समस्या है, क्या समाधान हो सकते हैं। 1 साल अनुभव लेते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इसकी अध्यक्षता किसने की, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता किसने की है, बलवंत राय मेहता ने। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला कि जो केवल बड़े अधिकारियों को ये अधिकार दे दिए गए हैं, ग्रामीण वासियों को नहीं दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इन्होंने व्याख्या की कि भाई जो स्थानीय स्वशासन है वो कहीं ना कहीं 3 स्तर पे होना चाहिए। 3 स्तर। कई बार प्रश्न आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक कौन है, तो बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और कैसे याद रखेंगे वो भी जरा समझें। त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं आप लोग, पंचायती राज। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए 1 त्रिस्तरीय ना, 3 नाम है, तो 1 2 3 बलवंत राय मेहता। ऐसे यू गाइस कैन रिमेंबर, है ना, क्योंकि अशोक मेहता 2 नाम आ रहे हैं, तो 3 त्रिस्तरीय तो नहीं है, वो 2 स्तरीय या 4 स्तरीय लेंगे, भी बात करेंगे उसके ऊपर। तो आपने देखा कि इसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की, और इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरों में विभाजित करने की सिफारिश की कि 3 स्तर होने चाहिए अगर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। अब वो 3 स्तर कौन कौन से हैं, वो नाम आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल सा प्रश्न हो सकता है कि स्थानीय स्वशासन का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है, या त्रिस्तरीय में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो आइए पहले पॉइंट के ऊपर बात करें। तो इन्होंने बोला कि भाई पहला होना चाहिए ग्राम स्तर पे। इन्होंने बोला पहला होना चाहिए ग्राम स्तर पे, जिसको जहां पे ग्राम समिति कार्यरत होगी या जिसको ग्राम पंचायत कहा जाएगा। पहला पॉइंट ग्राम स्तर पे होना चाहिए, जहां पे ग्राम समिति होगी, जहां पे ग्राम पंचायत के रूप में काम होगा, है ना। उसके बाद इन्होंने बोला प्रखंड स्तर पे होना चाहिए, जहां पे पंचायत समिति बनाई जाएगी। और तीसरा होना चाहिए जिला स्तर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, जिला स्तर। इन्होंने बोला जिला स्तर पर होना चाहिए, जहां पे कार्य होगा जिला परिषद के द्वारा। इन्होंने बोला अब कार्य बढ़िया होगा कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास भी अधिकार हैं, और जो निचले स्तर पे हैं, चाहे वो ग्राम समिति या ग्राम पंचायत के संदर्भ में हो, पंचायत समिति के संदर्भ में हो, या जिला परिषद के संदर्भ में हो, सबको कहीं ना कहीं पावर रहेगी। वो उस पावर का सकारात्मक प्रयोग करते हुए कार्यों को करेंगे। क्लियर है। तो आपने लिखा कि आपने जो पॉइंट लिखा है कि स्थानीय स्वशासन ने, इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरों में विभाजित करने की सिफारिश की। किसने की, बलवंत राय मेहता समिति। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आता है, आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। आप लोग क्लास ले रहे हैं और आप लोग जब मेहनत कर रहे हैं, देखिए परीक्षा में आते हुए प्रश्न बाहर करते हैं गाइस। भाई जो आपने इतना पढ़ने के बाद आप नहीं पढ़ पाए, तो ये अज्यूम करके चलिए कि अधिकांश छात्र भी नहीं पढ़ पाए होंगे, है ना। लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं वो गलत ना हो। अगर आपने परीक्षा दी है तो आप बाहर आते हैं परीक्षा हॉल से, तो आप फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, अरे ये गलत हो गया। फिर बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, फिर वहाँ पता लगता है अरे ये गलत हो गया। फिर घर पहुँचते पहुँचते लगता है पूरा पेपर ही भ्रष्ट हो गया, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है, बहुत धैर्यपूर्वक करना है। 2 घंटे का समय मिलेगा गाइस। पहले चीज़ों को समझें आप लोग, पहला टास्क तो आपके सामने यही है। उसके बाद रिवाइज, आती हुई चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ये कई बार मैं क्लास में बताता हूँ, लेकिन एग्जाम में बच्चे गलत कराते हैं, कुछ बच्चे, सभी नहीं, ठीक है। तो त्रिस्तरीय मामला किसने दिया, बलवंत राय मेहता समिति। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करें। आइए, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जहां पे 3 स्तर में बांटा उसको, ठीक है। अब ये डेट आपको याद रखनी है, 12 जनवरी 1958। ये डेट आपको याद रखनी है, 12 जनवरी 1958 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे क्रियान्वित करने का आदेश दे दिया। देख रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका आप फुल फॉर्म लिखेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको क्रियान्वित करने का आदेश दे दिया 12 जनवरी 1958। ठीक है, आपके लिए छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, देखिए आप भी थोड़ा वर्कआउट कीजिए आप इसके ऊपर। ठीक है, एनडीसी, इसको शॉर्ट में हम लोग एनडीसी बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हो रही है? इसकी स्थापना कब हो रही है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपने नोट में मेंशन भी करेंगे। ठीक है, आइए अब 1958 में इसको क्रियान्वित करने का आदेश दे दिया किसने? राष्ट्रीय विकास परिषद ने। अब 1958 में प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया। देखिए शब्दों का हेरफेर है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। नागौर जिला आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न का लैंग्वेज जब अलग हो जाता है तो बच्चा नागौर ही लगा के आता है। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या बोला गया है कि 1958 में प्रायोगिक तौर पर, बोलते हैं ना कि एक बार डेमो देख लेते हैं और अगर सही रहा तो फिर ऑफिशियल चलाएंगे उसको, कुछ ऐसे रहता है ना। तो इन्होंने एक डेमो के तौर पे आप कह सकते हैं कि आपके सामने लैंग्वेज यही रहेगी कि प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को कहां शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये अगर लाइन मेंशन है तो कान खड़े कर लेने हैं, आंसर गलत नहीं करना है कि प्रायोगिक तौर पे शुरू कहां हो रहा है? आंध्र प्रदेश। अधिकांश प्रश्न तो यही लाइन में मिलता है, इसी लाइन का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बट अगर एग्जामिनर थोड़ा स्मार्टनेस अगर करने का प्रयास किया तो आप भी स्मार्ट हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959, ये डेट याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। औपचारिक कर दिया, ऑफिशियल कर दिया गया। कहाँ किया गया? जिला राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। गांव पूछ ले तो कौन सा गांव है? बगदरी गांव। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आप मेंशन करेंगे इसको कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सर्वप्रथम इसकी औपचारिक शुरुआत की गई है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो नंबर घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अगर ये ध्यान नहीं दिया और आप लोग नागौर जिला, बगदरी गांव या राजस्थान कोई भी एक देख के हिट कराए तो आपको तो लगेगा भाई नंबर मिलेगा, लेकिन प्रायोगिक तौर पे बात हो रही है तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का शिल्पीकार किसको कहा जाता है? शिल्पीकार किसको कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। ठीक है जी, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का जो डिजाइन, जो फॉर्मेट लेके आए फाइनली बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता। उम्मीद करता हूं मैंने इतनी बार बोल दिया है आप भूलेंगे नहीं इसको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। बलवंत राय मेहता से संबंधित, समिति से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने हैं। अब उसके बाद जब कार्य होने लगे त्रिस्तरीय स्तर पे, तब समस्या देखने को क्या मिली? तब एक व्यक्ति है अशोक मेहता। समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझना है आप लोगों को। अशोक मेहता जी आ रहे हैं और इनकी अध्यक्षता में समिति बन रही है, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अब इस समिति का गठन कब हो रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला पॉइंट कि इस समिति का गठन हो रहा है 1977 में, 1977 में इनका गठन हो रहा है और ये अपनी रिपोर्ट 1978 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये बताना चाह रहे हैं कि जो त्रिस्तरीय प्रणाली है वो सही नहीं है, यानी स्थानीय सुशासन उससे मजबूत नहीं हो रहा है। इन्होंने अपने तर्क दिए। अब ये क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे मेंशन करेंगे, उससे पहले एक फैक्चुअल पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अशोक मेहता समिति में कितने सदस्य शामिल थे। अशोक मेहता समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो आपको ध्यान रखना है 13 सदस्यों की समिति बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे कि इस समिति में कुल 13 सदस्य शामिल थे अशोक मेहता समिति में। ठीक है, इन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय वाला कंसेप्ट फेल है, असफल है। इन्होंने बोला, फिर इनसे पूछा गया कि भाई फिर क्या किया जाए इसके संदर्भ में, तो इन्होंने बोला कि इस समिति
द्वारा क्या किया गया कि स्थानीय स्वशासन को दो स्तरों में विभाजित करने की सिफारिश की गई। इन्होंने बोला 2 स्तर पे कीजिए, 3 स्तर पे हम लोग अधिक व्यय कर दे रहे हैं, अधिक खर्चा हो जा रहा है। तो इनसे इन्होंने बताया 2 स्तर पे कौन कौन होंगे। इन्होंने बोला एक तो हम रखेंगे जिला स्तर पे, जिसको बोलते हैं जिला, जिसके अंतर्गत जिला परिषद रहेगा, और एक बोला गया मंडल स्तर पे, जहां पे होगा मंडल परिषद। यानी 3 स्तर का कार्य अब नहीं होगा, केवल 2 स्तर पे कार्य होगा। हालांकि ये भी असफल होगा आगे चल के, बट अभी इनकी ये सिफारिश यहाँ पे ध्यान रखें। अब प्रश्न कैसे रहेगा जरा समझिए। आपसे पूछा जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी देन है? तो बलवंत राय मेहता, ये आप जान रहे हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी देन है? बलवंत राय मेहता। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 स्तरीय यानी 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी देन है, तब आपका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। कैसे याद रखेंगे त्रिस्तरीय? 1 2 3, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि आप लोग उसको लंबे समय के लिए ध्यान रख पाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 स्तर पे इन्होंने बात करी, जिला स्तर, मंडल स्तर। आगे बात करते हैं इसमें। अब इन्होंने क्या कहा, जरा इसके ऊपर बात करते हैं कि इस समिति ने बताया कि जिला स्तर पर जिला परिषद के निर्माण का कार्य करेगा और इन योजनाओं को क्रियान्वयन का रूप मंडल परिषद द्वारा दिया जाएगा। यानी जो 2 इन्होंने कंसेप्ट दिए, एक बार जरा समझें यहाँ पे कि एक तो जिला स्तर बोला इन्होंने और एक बोला मंडल स्तर। दोनों के क्या काम होंगे, इन्होंने ये बताने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि भाई जिला स्तर पे जितनी भी योजनाएं हैं उसका निर्माण करेगा जिला परिषद, है ना, और इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का जो रूप दिया जाएगा वो दिया जाएगा मंडल परिषद के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या जो अधिकार है वो भी सीमित होते जा रहे हैं। जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण वासी हैं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा मामला। अब हुआ क्या कि इस समिति की सिफारिश अपूर्ण होने के कारण इसे मान्यता नहीं प्रदान की गई। ठीक है जी, यानी ये कंसेप्ट भी असफल हो गया। तो अब उसी पे विचार किया गया कि बलवंत राय मेहता जी के द्वारा जो त्रिस्तरीय कंसेप्ट दिया गया वो बेस्ट है ना। उसके बाद जब ये असफल हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पे आप देखेंगे जीवीपी के राव समिति आ रही है। यानी बलवंत राय मेहता वाला कंसेप्ट चल रहा है, उसके बाद अशोक मेहता जी जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं वो असफल माना गया क्योंकि 2 स्तर पे संभव नहीं था। उसके बाद उसको और मजबूती देने के लिए एक समिति और आती है, जीपी के राव समिति। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी तक जितने पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं स्टेप बाय स्टेप उनको नोट करते हुए रिवाइज करिएगा। ठीक है, ताकि जब मैं आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला जब मैं करवाऊं तो आप लोग उसमें परफेक्टली उसका आंसर कर पाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।